Hello Mitro, today we are going to discuss about an important topic, that is the satellite space junk. It means that there are many debris in the space which are causing the threat to the operational satellites, whether it is a communication satellite or whether it is a navigational satellite. So today we are going to discuss about the important topic, satellite space junk. So जैसे जैसे दोस्तों, हम लोग हर क्लास में पहले दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर उस दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उस पूरे क्लास के बाद। सो पहला क्वेश्चन जो है वो एक तरह से कैसलर सिंड्रोम के बारे में है। तो हम लोग टुडे लेक्चर में कैसलर सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, इफ यू रियली वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड देन सॉल्व इट। उसे उसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है वो आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अरेंज किया गया था। तो इसके बारे में भी आज के लेक्चर्स में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो आफ्टर दिस लेक्चर वी विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो पहला टॉपिक जो हम लोग है इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज स्पेस डेब्रिस। तो स्पेस डेब्रिस इज एक्चुअली एक तरह से जंक मटेरियल विच आर अवेलेबल इन द outer space. Due to that, maybe the non-functional satellites will be there, or that debris will be of the any particular rocket. So these are the some of the things which are available in the space. Such things are called as a space debris, because they are not at present serving the original purposes. Means suppose any satellite which is not functional and they are just like a debris in the outer space, so such type of things are called space debris, because their original purpose is already fulfilled and at present they are in the dysfunctional role. So at present, you know that number of satellites are increasing in the outer space, and with the due course of the time, many satellites will be non-functional, and there is no, at present there is a way to bring back all the non-functional satellites to the earth atmosphere. So all the non-functional satellites, whether will remain in the form of junk in the outer space. So these are the some of the things: defunct satellite, discarded rocket stage, fragmented debris from the satellite collision. So these are some of the space debris. मित्रों, अब हम लोग इस चीज के बारे में स्टडी करेंगे, जो आउटर स्पेस के जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं वो कैसे अफेक्ट हो रहे हैं स्पेस डेब्रिस से। सो सबसे पहला जो ऑर्बिट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड रीजन ऑफ द स्पेस है, और यहीं पे अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में ही है। सो ये जो रीजन है वो स्पेस एज द नंबर ऑफ द सैटेलाइट्स इज वेरी हाई इन दिस रीजन, सो डेब्रिस इज ऑल्सो वेरी हाई इन दिस रीजन। सो लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो हाईली कंजेस्टेड है, और स्पेस डेब्रिस भी इस रीजन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और जितने भी टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। तो ये रीजन जो है वो लेस अफेक्टेड बाय द स्पेस डेब्रिस है, एज द नंबर ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और नंबर ऑफ द सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज लेस एज कंपेयर टू लो अर्थ ऑर्बिट। सिमिलरली जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, जिस जहाँ पे यूजुअली नेविगेशन सैटेलाइट्स को रखा जाता है, वो भी रीजन जो है वो क्या है, वो भी रीजन क्या है, लेस कंजेस्टेड है। इसलिए स्पेस डेब्रिस जो है वो इस रीजन में भी कॉम्परेटिवली लेस होगा। सो बेसिकली जो लो अर्थ ऑर्बिट है दैट इज वेरी कंजेस्टेड, बिकॉज द नंबर ऑफ द सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट इज वेरी हाई। सो ऐसे में क्या होगा, जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहां पे डेब्रिस भी बहुत ज्यादा पाया जाएगा। नाउ हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो ये स्पेस डेब्रिस है वो जो स्पेस के जो अलग अलग सैटेलाइट्स है उसको कैसे अफेक्ट करेगा। सो ये थ्रेट टू द ऑपरेशनल सैटेलाइट्स, क्योंकि ये स्पेस डेब्रिस का स्पीड काफी ज्यादा हाई होता है, तो समटाइम्स दे कैन कोलाइड विद द ऑपरेशनल सैटेलाइट्स, और उनके फंक्शनैलिटी को वो ब्रेक कर सकता है। सो इस तरह से जो स्पेस डेब्रिस है वो एक तरह से थ्रेट है ऑपरेशनल सैटेलाइट्स के। सिमिलरली जो रिस्क टू द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जो हमारे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां उनको भी स्पेस डेब्रिस से threat है, because there are chances that they can collide with the ISS, and then they will stop the functioning of the ISS, or they can damage the ISS in different form. So ये इसलिए this is also one form of the threat to the space flight. अब हम लोग सर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज द कॉलिजन कैस्केडेड कैसलर सिंड्रोम। कैसलर सिंड्रोम
इस चीज के बारे में डिस्कस करता है, जो देर आर सो मेनी डेब्रिस इन द आउटर स्पेस। जब वो दो दो स्पेस डेब्रिस आपस में कोलाइड करते हैं तो वो एक न्यू फॉर्म करता है, और इस तरह से ये क्या डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। जो दो 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 जो डेब्रिस है वो आपस में कोलाइड किया, फिर वो तीसरे से कोलाइड किया, फिर वो चौथे से कोलाइड किया, तो इस तरह से जो पूरे इकोसिस्टम जो आउटर स्पेस है उसको एक तरह से वो पर्टिकुलर रीजन को वो डिसरप्ट कर सकता है। और इस तरह के फिनोमेना को ही हम लोग कैसलर सिंड्रोम कहते हैं। कैसलर सिंड्रोम इट मीन्स दैट मे बी द स्पेस डेब्रिस कैन क्रिएट द डोमिनो इफेक्ट under which that one debris can collide with the others, and then it will create more such type of space debris. So such type of phenomena is called as a Kessler syndrome. और इस तरह से और जो स्पेस डेब्रिस का रिस्क क्या हो सकता है, ये जो फ्यूचर एक्सप्लोरेशन है हम लोग आउटर स्पेस में करते हैं उस पर भी हम लोग का एक तरह से थ्रेट्स है। तो ये इस तरह से स्पेस डेब्रिस के कुछ कुछ जो थ्रेट है उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, जो ये जो ऑपरेशनल सैटेलाइट्स है या ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, और जो हम लोग ने कैसलर इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया, सो ये सब क्या है, थ्रेट है ड्यू टू द स्पेस डेब्रिस। नाउ नाउ स्टूडेंट, जो ये जो स्पेस डेब्रिस का ये प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए आउटर स्पेस जो इस तरह से आउटर स्पेस में बहुत तरह के अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सब को सॉल्व करने के लिए आउटर स्पेस ट्रीटी को साइन किया गया, जो 1967 में यूनाइटेड नेशंस के सपोर्ट से इसे इंप्लीमेंट किया गया 1967 में। और ये आउटर स्पेस ट्रीटी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जो आउटर स्पेस में पीसफुल एक्सप्लोरेशन या पीसफुल यूज ऑफ द आउटर स्पेस को प्रमोट करता है। सो हम लोग स्टूडेंट इस चीज के बारे में बात करेंगे, जो ये आउटर स्पेस ट्रीटी के क्या क्या फीचर्स हैं, वो कैसे पीसफुल यूज ऑफ द आउटर स्पेस को प्रमोट करता है। और ये जो आउटर स्पेस है वो सिर्फ स्पेस के लिए नहीं है, जो मून है या अदर सेलेस्टियल्स बॉडी है, जो डिफरेंट 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 स्टार्स हैं, उन सब के लिए भी ये इक्वली इम्प्लीमेंटेड है। और इसके द्वारा ये जो है लॉ जो है वो इम्पॉर्टेंट टूल है आउटर स्पेस के एक्सप्लोरेशन को प्रमोट करने के लिए। सो मित्रों, अब हम लोग ये पढ़ेंगे जो ये आउटर स्पेस ट्रीटी है उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो ये सबसे पहला जो है, ये जो आउटर स्पेस को हमेशा पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। मतलब ये नहीं होना चाहिए जो हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को भी आउटर स्पेस में इंप्लीमेंट कर सके और वहाँ के जो पीसफुलनेस है उसको डिसरप्ट कर सके। और ये भी है जो इसका जो आउटर स्पेस है उसको मिलिट्री पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा, ये हमेशा ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए या ह्यूमंस के वेल बीइंग के लिए आउटर स्पेस को प्रमोट करना चाहिए। सो दैट इज द बेसिक वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ द 1967। सिमिलरली जो ये अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो फ्रीडम ऑफ द एक्सप्लोरेशन, मतलब ये इस तरह से किसी तरह का बाउंड्री नहीं है जो दिस पर्टिकुलर सेक्शंस इज बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कंट्री। मतलब ये एवरी कंट्री हैज इक्वल चांस टू एक्सप्लोर द आउटर स्पेस। और इसके बाद ये कहता है जो नो सॉवर्निटी क्लेम, मतलब कोई भी कंट्री ये क्लेम नहीं कर सकता आउटर स्पेस को या आउटर स्पेस को, जो ये पर्टिकुलर एरिया या मून का एक पर्टिकुलर एरिया जो है ये यूएसए का है, या मून का या मार्स का एक पर्टिकुलर या इंडिया का है। तो ये क्या है, नो सॉवर्निटी क्लेम्स किया जा सकता है। हम लोग सिर्फ आउटर स्पेस को पीसफुल यूज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये आउटर स्पेस ट्रीटी इस चीज को प्रमोट करता है जो हम लोग अलग अलग कंट्री जो है आपस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके और एक दूसरे को म्यूचुअल कोऑपरेट करके आउटर स्पेस को यूटिलाइज किया जा सकता है ह्यूमन के वेलफेयर के लिए। और ये अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स। और यदि आउटर स्पेस में किसी स्टेट के या किसी कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री को यदि डैमेज पहुंचाया जाता है इंटेंशनली, तो उस केस में देयर इज ए लायबिलिटी क्लॉज दैट पर्टिकुलर कंट्री हु हैज क्रिएटेड द डैमेज टू अनदर कंट्री, दे विल पे द कंपनसेशन, और दे हैव द लायबिलिटी टू पे द कंपनसेशन टू दोज कंट्री हु हैज सफर्ड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स को भी एक तरह से क्लेरिफाई किया गया। उसके बाद आउटर स्पेस में किसी तरह के न्यूक्लियर वेपन्स को एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है, और ये आउटर स्पेस ट्रीटी इसको कंप्लीटली इग्नोर करता है, ये कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है जो आउटर स्पेस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द न्यूक्लियर वेपन। सो ये जो कुछ पर्टिकुलर क्लॉज है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 का, वो क्या करता है, आउटर स्पेस को कैसे
कैसे पीसफुल यूज किया जा सकता है, कैसे ह्यूमन को डेवलपमेंट के लिए उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। और ये एक तरह से आउटर स्पेस में आर्म्स रेस को कंट्रोल करता है, जो मतलब एज फॉर एग्जांपल मतलब ये कि कोई सॉवरेनिटी क्लेम नहीं कर सकता है या न्यूक्लियर वेपन्स को यूज नहीं कर सकता है, तो ये आर्म रेस जो है आउटर स्पेस में है उसको कंट्रोल करता है। मित्रों, अब हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो सैटेलाइट जंक्स जो हैं वो अर्थ के एनवायरनमेंट को या अर्थ के एटमॉस्फेयर को कैसे अफेक्ट कर रहा है। सो देयर आर चांसेस दैट हम समटाइम दैट आउटर स्पेस को जो सैटेलाइट जंक्स है, एज फॉर एग्जांपल डिफंक्शनल सैटेलाइट्स है या जो डिफरेंट लॉन्च व्हीकल है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करते हैं तो बर्न आउट होते हैं। उसके कारण डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द केमिकल्स जो है वो आउटर एनवायरनमेंट में फैल जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है जिसके कारण जो एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशंस है या जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें कई सारे चेंजेस आने की संभावना है। तो अब क्या हो रहा है, जो आउटर स्पेस में एज फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आर इंक्रीजिंग, सो साइंटिस्ट लोग ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो इस तरह से जब नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आर इंक्रीजिंग इन द आउटर स्पेस, तो वो जो व्हीकल है जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो उसके कारण क्या हो जा रहा है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो कॉम्पोजिशंस है वो चेंज हो रहा है, जो कि हम लोग के सर्वाइवल के लिए थ्रेट है। एज फॉर एग्जांपल जो अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें ओजोन लेयर है जो यूवी रे से अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अब क्या, एज फॉर एग्जांपल जो ये डिफरेंट टाइप के सैटेलाइट्स के बर्न आउट हो रहे हैं, उसके कारण क्या हो जा रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो इसके कारण क्या हो जा रहा है, ये एक तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एज ए कैटलिस्ट फॉर ओजोन डिप्लीशन। तो ये जो ओजोन डिप्लीशन का रेट है उसको ये क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो ये आउटर स्पेस में जो इतने सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा रहा है, तो व्हेन दे बिकम डिफंक्शनलिंग और वेदर देन सो दोज rocket vehicle come into the earth atmosphere, they are increasing the concentration of the aluminum oxide in ozone layer, और उसके कारण ये ओजोन के डिप्लीशन के रेट को और ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। सो ये जो स्पेस सैटेलाइट्स के जो जंक है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी एक तरह से इफेक्ट कर रहा है। अभी इसका पूरा साइंटिफिकली स्टडी इज गोइंग है ऑन दैट, जो ये सैटेलाइट्स का जो इंक्रीज हुआ है, जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आर इंक्रीजिंग इन द आउटर स्पेस, उसका अर्थ के एटमॉस्फेयर पे क्या क्या असर हो रहा है। लेकिन एज फॉर एग्जांपल अभी जो रिजल्ट्स है उसे ये पता चल रहा है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को वार्मिंग करने में या जो ओजोन डिप्लीशन के रेट को प्रमोट करने में, ये सब काफी सारा जो स्पेस डेब्रिस के कारण ये सब ज्यादा प्रमोट हो रहा है। सो हमें ये कोशिश करना चाहिए जो अर्थ के जो आउटर स्पेस को यूटिलाइज किया जा सकता है, वो ऐसे सैटेलाइट्स को यूज किया जाए जिसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में डी ऑर्बिटिंग करके जो धरती पे लाया जा सके, ताकि जो अर्थ का जो अपना एटमॉस्फेयर है उसको ज्यादा ये सबसे इफेक्ट ना हो सके। नाउ स्टूडेंट, वी विल गो टू द टू इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कैसलर सिंड्रोम। कैसलर सिंड्रोम के बारे में ये जो क्वेश्चन है, तो उसके जो आंसर्स है, और वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चंस के आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और ये जो इम्पैक्ट है ओनली इम्पैक्ट द लो अर्थ ऑर्बिट एंड डजंट, ये सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऐसा नहीं है, वो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट या मीडियम अर्थ ऑर्बिट वो सबको भी अफेक्ट कर सकता है, और मेक्स द सर्टेन रीजन्स ऑफ द अनइवल फॉर फ्यूचर, ये भी थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, सो द राइट आंसर विल बी द बी। Similarly, the next question is that related to the outer space treaty. So ये जो इसका पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इज क्लेम द सॉवर्निटी की बात नहीं है, ये किसी भी कंट्री को सॉवर्निटी का क्लेम नहीं देता आउटर स्पेस ट्रीटी को। और ये कंडक्टेड फॉर द पीसफुल प्रोविड द प्लेसमेंट, ये थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड मेडेड द कंट्री टू एस्ट्रोनॉट्स डिस्ट्रेस, ये भी स्टेटमेंट सही है, पहला भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सो करेक्ट आंसर विल बी द बी। तो मित्रों, इस तरह से आज का जो टॉपिक था उसके बारे में हम लोग ने आउटर स्पेस जो जंक्स हैं, जो आउटर ऑर्बिट्स में जंक्स है, उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, कैसलर इफेक्ट क्या है, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। और मित्रों, अगले लेक्चर्स के मिलने तक धन्यवाद।